तो पिछली क्लास में जैसे एक सवाल कराया था, तो उसी के सापेक्ष एक और सवाल है, जैसे पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। किसी पेट्रोल इंजन के पिस्टन का व्यास 200 mm है। सिलेंडर में गैसों का दाब 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। सिलेंडर कवर में 4 बोल्ट लगाकर, थोड़ा बंद पॉज कर लो। चलो, सिलेंडर में गैसों का दाब 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। सिलेंडर कवर में 4 बोल्ट लगाकर इसको सिलेंडर के साथ जोड़ा गया है। यदि प्रत्येक बोल्ट का व्यास 20 mm तथा लंबाई 0.60 मीटर हो, तो प्रत्येक बोल्ट में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल एवं लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। दिया है कैपिटल E इक्वल टू 200 गीगा पास्कल। ओके, तो ओके, देखो ये सवाल में दिया था कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर का कवर है। क्या है? सिलेंडर का कवर। सिलेंडर के कवर में कितने बोल्ट बताए गए? 4 बोल्ट। ठीक है, तो उसमें लिख लेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स। नंबर ऑफ बोल्ट इक्वल टू 4। ओके, तो देखो ये सिलेंडर कवर है, ये वाला। इसका टॉप व्यू देखें तो लगभग सर्कुलर होगा, तो 4 बोल्ट है तो 4। इस सवाल में 4 दिए नहीं, 8 भी दे सकता है ना, कहीं 12 भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है। और इसके अंदर उसने दिया है प्रेशर। देखो ये पिस्टन है, ये पूरा सिलेंडर है, सिलेंडर में ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा ना। तो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे कितना प्रेशर दिया? दाब कितना दिया? दाब बराबर कितना? 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, हाँ, इसका डायमीटर भी दिया है पिस्टन का। पिस्टन का व्यास कितना दिया बताओ? ये हुआ ना, ये तो पिस्टन डाया कितना? 200 mm, 200 mm। ओके, और कैपिटल ई कितना दिया है? 200 गीगा पास्कल, ये दिया है ना। ओके, तो देखो हमने ये आपको बताया था कि पास्कल्स जो है ना, गीगा पास्कल्स या मेगा पास्कल्स या किलो पास्कल, किसी में दिया हो उसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदल लीजिए। तो ये E इक्वल हो जाएगा 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका हमने आपको लिखा चुके हैं कि वो 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखाए थे, हाँ, रिकॉर्डिंगली। तो गीगा पास्कल्स को न्यूटन पर mm में बदलने के लिए 10⁻³ का उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये कैपिटल E हो गया। ओके, हाँ, तो और क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक बोल्ट में कितना मैक्सिमम प्रतिबल उत्पन्न होगा, ये तो पूछ रहा है। अब एक बार सवाल फिर पढ़ लिया जाए। किसी पेट्रोल इंजन के पिस्टन का व्यास 200 mm। पिस्टन का व्यास कितना है? 200 mm। सिलेंडर में गैसों का दाब 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये जो सिलेंडर है यहाँ पर, वो गैसें यही तो होती हैं, उसी गैस के दाब से ही तो पिस्टन नीचे भागती है ना। तो यहाँ पर जो है कितना है? ये 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर पूरे इस क्षेत्रफल में, इतने में। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर कवर में 4 बोल्ट लगाकर इसकी सिलेंडर के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इसको सिलेंडर के साथ जोड़ा गया है। यदि प्रत्येक बोल्ट का व्यास 20 mm हो, बोल्ट व्यास या बोल्ट डाया कितनी है? 20 mm।
ओके। हाँ 20 mm तथा लंबाई 0.6 मीटर हो तो बोल्ट लंबाई, बोल्ट लेंथ इक्वल टू कितना 0.6 मीटर। बहुत लंबे बोल्ट है ये। ओके। तो प्रत्येक बोल्ट में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल, तो बोल्ट में बोल्ट स्ट्रेस निकालना है आपने, ठीक है। हाँ एवं लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, एवं लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, डेल्टा एल ज्ञात करनी है आपको। ओके। तो पहले तो ये समझो कि 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का दाब जब इस एरिया में जब डेवलप होगा तो क्या करेगा, इस सिलेंडर हेड को फाड़ने की कोशिश करेगा ना। जब दाब होता है तो ये दाब की प्रॉपर्टी होती है कि ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ भागता है ना। तो बाहर तो एटमॉस्फेरिक दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अंदर है ज्यादा, तो वो अंदर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेगा, भागेगा। तो वो प्रेशर ना भागे उसके लिए आपने क्या किया, उसको सिलेंडर हेड को 4 बोल्टों के द्वारा उसको कस दिया है ना, सील कर दिया। तो ये प्रेशर बाहर नहीं भागना चाहिए। ये प्रेशर क्या करना चाहिए, इस पिस्टन को नीचे दबाना चाहिए। ये पिस्टन को नीचे दबाएगा तो क्या होगा, ये जो है क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, ठीक है। अब मसला ये है, एक्चुअली ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, वही जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो हमारा वास्ता ज़्यादातर इंजन से है ना। तो इंजन भी तो मैकेनिकल इंजीनियर बनाए हैं, तो हमने इंजन को जो है मेंटेन भी करना है ना। और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो वो डिफेक्ट भी रेक्टिफिकेशन करना है एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ करनी है। और कोई डिजाइन फील्ड में चला जाएगा तो डिजाइन भी करना है। तो इसके लिए इसका फंक्शन पता होना चाहिए, हैं। तो ये दाब जो है, ये दाब बाहर ना निकल के भागे, इसके लिए क्या किया आपने, 4 बोल्टों के द्वारा सिलेंडर हेड को कस दिया, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि इस बोल्ट में अधिकतम प्रतिबल कितना उत्पन्न होगा। भाई इस अधिकतम प्रतिबल से ज्यादा अगर वहां उत्पन्न हो तो बोल्ट टूट सकता है ना। तो बोल्ट की डिजाइन करोगे उस हिसाब से कि वो टूटे ना। तो कितना मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा, है ना, और उसकी परमिसेबल स्ट्रेस कितनी है। मेन उद्देश्य ये है, समझ गए। उसकी लंबाई में वृद्धि, देखो जहाँ प्रतिबल होगा वहाँ लंबाई में वृद्धि अवश्य होगी, या वृद्धि होगी या कमी होगी, वाट एवर इट मे बी, ठीक है। तो कहाँ से पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे इस फॉर्मूले से, कैपिटल E इक्वल टू क्या बताए थे, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, क्लास पार्टिसिपेट करिए ऐसे उसमें बोलने में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल E बराबर क्या बताए थे, प्रतिबल बटे विकृति। ओके। तो इसका मतलब बोल्ट में प्रतिबल आप इससे ज्ञात कर सकते हैं, यहां से कैपिटल E इक्वल टू स्मॉल p अपॉन, तो यहां से प्रतिबल P बराबर क्या होगा, कैपिटल E इंटू, एक तो यहां से ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो प्रतिबल बराबर क्या बताए थे, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्र, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्र। अब देखो यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात है कि कौन सा तो बल और कौन सा क्षेत्रफल। यहाँ बल तो दिया नहीं, माने क्या दे दिया, दाब दे दिया ना। तो देखो दाब का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा तब जाके बल निकलेगा। तो दाब बराबर होता है, देखो दाब बराबर बल बटे क्षेत्र, तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्र। अच्छा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल समझना है आपने बहुत अच्छे से। अगर ये क्षेत्रफल समझ नहीं आया तो आप सवाल नहीं निकाल पाओगे, आगे सवालों में भी आपको दिक्कत आएगी। कौन सा क्षेत्रफल, देखिए जितने क्षेत्रफल पर दाब कार्यरत है, जितने क्षेत्रफल पर दाब कार्यरत है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो बल निकल आता है। अब यहाँ पे ये बताओ, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक ये दाब कार्यरत है कि नहीं है ना। तो क्षेत्रफल इसी का तो लोगे, ये पूरी ये इसी का तो एरिया लेंगे आप। ओके, तो दाब से
संबंधित क्षेत्रफल बराबर पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वायर। Here I am taking capital D as the diameter of the piston. Capital D diameter of the piston, है ना? पिस्टन तो सर्कुलर होगा ना, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पिस्टन क्राउन का पाई बाई 4 डी स्क्वायर। और हमने ये भी बताए थे कि रेडियस में जनरली आप क्षेत्रफल न निकालो, डायमीटर निकालो, है ना, कैलकुलेशन शॉर्ट होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू बल बराबर कितना हो जाएगा, दाब कितना दिया उसने 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ध्यान रखना मल्टी दाब हो गया मल्टीप्लाइड बाई क्षेत्रफल पाई बाई 4 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर। इसका डायमीटर कितना दिया, पिस्टन डाया 200 mm, सो 200 का स्क्वायर। तब जाके इतना न्यूटन्स का बल जो है यहाँ पर नीचे को भी लगेगा, ऊपर को भी लगेगा ना। इस बल के कारण से क्या होगा, ये जो बोल्ट है इस बल को जो पकड़े हुए हैं, इस बोल्टों में क्या होगा, एक तनाव बल उत्पन्न होगा, साथ ही साथ तनाव स्ट्रेस भी डेवलप होगा। कैसी स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव, ठीक है, वही निकालिए कितनी डेवलप होगी, एक बोल्ट। तो ये बता, ये वाला जो बल है वो चारों बोल्टों पे तो लग रहा है कि एक पे लग रहा है, चारों पे लग रहा है ना। और तुम्हें सवाल में निकालना क्या है, एक वोल्ट पे प्रतिबल कितना उत्पन्न हो रहा है ना। तो एक वोल्ट पे बल कितना लग रहा है ये निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या निकालेंगे, एक वोल्ट पर लगा बल बराबर 2.5 बटे 4, ये चारों पे लग रहा है ना, तो 2.5 बटे 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 200 का स्क्वायर, इतना ये एक वोल्ट पे लगा हुआ बल निकल आया। ओके, थोड़ा पॉज। ओके, तो ये एक वोल्ट पर लगा बल कितना, कैलकुलेशन के बाद में कैपिटल F लेगा, इसको लिख लीजिए कैपिटल F इज इक्वल टू 78500 न्यूटन है। ये कितने पे लग रहा है, ये एक वोल्ट पर इतना बल लग रहा है। तो उस वोल्ट पर इतना बल लगने के कारण से प्रतिबल कितना उत्पन्न होगा। तो अब आप लिखेंगे कि वोल्ट में उपजा प्रतिबल बराबर वोल्ट पर लगा बल वोल्ट पर लगा बल बटे बोल्ट का या बोल्ट की काट का क्षेत्र। अब देखना जी क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा, काट का क्षेत्रफल तो जे भी था पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तब आपने इसका लिया था, अब किसका ले रहे हो, बोल्ट की काट का क्षेत्रफल, बोल्ट की काट का। बोल्ट है तो लंबा है ना, इसको यहाँ से काट देंगे, काट के सामने से देंगे तो बोल्ट कितना है, ये डायमीटर होगा ना, तो कितना होगा इज इक्वल टू बोल्ट पर लगा बल कितना है 78500 इतना न्यूटन बटे पाई बाई 4 इंटू स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, तो स्मॉल डी स्क्वायर बोल्ट का डायमीटर कितना दिया उसने 20 mm, सो वी विल राइट डाउन हियर 20 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्षेत्रफल किस में है, mm स्क्वायर में ना, तो दिस विल कम न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इतना जो है प्रतिबल एक वोल्ट पर उत्पन्न होगा, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ जरा, पॉज करो। तो ये प्रतिबल आ गया 62.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 62.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये एक वोल्ट में आया है,
हो सकता है आपको घुमाने के लिए कहते कि चारों वोल्टों में कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो यहाँ 4 का भाग नहीं देना, फिर ये बात समझिए, पूरा तार तार करके समझो। वो सवाल में ये भी पूछ सकता है कि चारों वोल्टों में कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो यहाँ 4 का भाग नहीं देना, ठीक। तो उसमें 1 वोल्ट में कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा वो पूछा है, ठीक है, ओके। तो 62.5 न्यूटन, तो एक का सवाल हो गया, ये आंसर आ गया। वोल्ट एट रेस्ट इज इक्वल टू कितना, 62.5 न्यूटन पर mm²। अब वो ये बोल रहा है कि जब प्रतिबल होगा तो वोल्ट की लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा एल। और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल्टा एल। देखो डेल्टा एल निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, दिस, ओके। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा एलेबोरेट करेंगे हम लोग। अभी देखो यहाँ जगह नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर मैं कोई डाटा पूछता हूँ तो बता देना आप लोग, ओके। तो दिस इज कैपिटल ई इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति, ओके। तो कैपिटल ई इज इक्वल टू, अब मैं इसको स्मॉल पी रख रहा हूं बिकॉज प्रतिबल मुझे मिल गया है, तो मैं डायरेक्ट प्रतिबल ही लिखूंगा, बटे स्मॉल ई क्या होता है, डेल्टा एल बटे एल। तो डेल्टा एल बटे एल, दिस एल यहाँ भाग दे रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, तो दिस विल बी लाइक, है ना। और आई कैन राइट डेल्टा एल, इधर ले गया तो इधर आ जाएगी, बट एक मान की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू स्मॉल पी इंटू एल बटे कैपिटल ई। यहाँ स्मॉल पी क्या है, प्रतिबल, यहाँ स्मॉल पी क्या है, प्रतिबल। सो स्मॉल पी इंटू एल बटे कैपिटल ई, ये डेल्टा एल निकल जाए। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू, प्रतिबल कितना आया था, 62.5। वोल्ट की लंबाई कितनी दी थी, 0.6 मीटर। कितना दिया था, 0.6 मीटर। तो इसको mm में बदल लो, है ना, बटे कैपिटल ई कितना दिया था, 200 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर mm², ना, नहीं था ना, इससे ये कट गया, है ना। तो ये कितना आ गया, डेल्टा एल बराबर, जरा पॉज करो, हाँ, कैलकुलेट 0.187, चलो 3 अंक तक ले लो या 75 तक ले लो, और ये काय में आएगा आंसर, mm में। वाई इट विल कम इन mm, mm में क्यों आएगा, बिकॉज ऑल द डायमेंशंस यू हैव टेकन इन mm। जो मीटर था उसको mm में बदल लिया, हैं। कुछ लड़के ये नहीं लिखते हैं कि mm में आया, काय में आया, एग्जामिनर नहीं देगा नंबर, बिकॉज यू आर नॉट श्योर वेदर इट हैज कम इन मीटर और इन mm। तो इसको बहुत अच्छी तरीका से बारीकी से एक एक डायमेंशन पकड़ के चलना है और एक एक चीज को पकड़ के चलना है, ओके। एक सवाल में संयोजक दंड है, तो इसमें जो है एक अगला जो है सब टॉपिक है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन स्टेप्ड बार। विभिन्न काट का कोई एक बार है, भिन्न काट का कोई एक बार है, उसमें यदि बल लग रहा है तो उसमें प्रतिबल कैसे उत्पन्न होगा और उसकी लंबाई में परिवर्तन कैसे होगा, उसकी स्ट्रेन में विकृति कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्टेप का मतलब समझ रहे हो, स्टेप नहीं समझते हैं? कोई चीज है, अब जैसे ये है, मान लो ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन देखो यहाँ जितनी डायमीटर है उतनी यहाँ डायमीटर है, इसका मतलब स्टेप नहीं है इसमें, ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म है टोटल, है ना। ये यहाँ मोटा होता, फिर यहाँ पतला होता, फिर मोटा होता या पतला होता जाता, तो ये स्टेप बच गए इसमें, है ना। मशीन शॉप में काम करोगे तो वहाँ स्टेप बनाना पड़ेगा, बनाया था तो स्टेप पता होना चाहिए। तो ये स्टेप बार है, कैसा है, स्टेप बार। लेट अस से दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, इसका डायमीटर है कैपिटल D1 या स्मॉल d1, व्हाटएवर इट मे बी, स्मॉल d1 ले लो। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, स्मॉल d1, और इसकी जो डायमीटर है, ये वाली डायमीटर मींस दिस, ओके। सो फाई इज d2, इस वाले की है d3,
और इस वाले की है लेट अस से D4। ऑलराइट, तो फिर इसके अपने अपने अलग अलग क्षेत्रफल भी होंगे ना। तो जैसे A1 कितना होगा, A1 बराबर π/4 D1 स्क्वायर, है ना। ऐसे A2 बराबर कितना होगा, π/4 D2 स्क्वायर, A3 बराबर π/4 D3 स्क्वायर एंड A4 इज इक्वल टू π/4 D4 स्क्वायर। ठीक है, लेट अस से यहां से यहां तक इसकी जो लंबाई है लेट अस से इट इज L1, कितनी है L1, और यहां से यहां तक है इट इज L2, ये L3 है यहां से यहां तक एंड दिस इज L4। ठीक है, तो इसमें पहले निकालेंगे इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। ये बल F लगाने से लंबाई में कितना बल वो कितना परिवर्तन होगा। तो देखो ये टेंसाइल फोर्स है ना, ओके। तो लंबाई बढ़ोतरी होगी घटोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। तो लेट्स दैट इज डेल्टा L। तो डेल्टा L जो होगी वो क्या होगी, देखो इसकी लंबाई में परिवर्तन प्लस इसकी लंबाई में परिवर्तन प्लस इसकी लंबाई में प्लस इसकी लंबाई, सबको जोड़ दो तो क्या निकल आएगा, टोटल लंबाई में परिवर्तन निकल आएगा। डेल्टा L इज इक्वल टू दैट मींस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L। समझ रहे पक्का? अच्छा, लेट अस से कि ये जो स्टेप है ये हो सकता है कि पूरा एक ही मटेरियल का बना हो जिसमें आपने स्टेप बना लिए, है ना। ये भी संभव है कि ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल का है। मान लीजिए यदि ऐसा है कि ये अलग अलग मटेरियल के हैं तो जो कैपिटल E है यंग प्रत्यास्थता गुणांक वो भी इन चारों का अलग अलग होगा ना। ओके, तो वहीं से देखो एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अभी। ठीक, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कैसे, कैपिटल E इज इक्वल टू, ये बताए थे प्रतिबल बटे विकृति, बताए थे अभी। फिर कैपिटल E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे डेल्टा L बटे L, ये भी बताए थे अभी। तो यहाँ से डेल्टा L बराबर क्या हो गया, PL बटे E, ये भी बताए थे, है ना। अच्छा जी, P क्या है, प्रतिबल है ना। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल इंटू L इंटू V, है ना। देखो मैंने क्या किया, P बराबर इसमें क्या रख दिया, P इज इक्वल टू F अपॉन ये रख दिया। तो यहां से डेल्टा L इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू L बटे A इंटू कैपिटल E। पक्का ना, यही तो हो गया। इसी को इसमें लगा देते हैं अभी। अच्छा जी बताओ, ये F जितना इस पे लग रहा है उतना इस पे लग रहा है उतना इस पे, है ना। F तो सबके लिए सेम है ना। सो वी विल जस्ट सिंपली राइट डाउन डेल्टा L इज इक्वल टू, डेल्टा L1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, F इंटू L1 बटे A1 इंटू E1, ऑलराइट, प्लस F इंटू L2 बटे A2 इंटू E2 प्लस F इंटू L3 बटे A3 इंटू E3 प्लस F इंटू L4 बटे A4 इंटू E4 एंड प्लस सो ऑन। अगर और भी चाहते हैं तो यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक, इन दिस सिनारियो E1 मीन्स दिस वन, E1 इज इक्वल टू E2 प्लस इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4। वाई, बिकॉज ये सभी मैंने माना है ये सभी स्टेप एक ही मटेरियल के बने हैं। तो इन दैट केस आई कैन राइट डाउन कैपिटल E इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4, राइट। तो इनकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा अभी, हाँ। तो देखो यहाँ से एक और मैं साथ ही साथ कॉमन भी ले रहा हूँ अभी। तो देखो कॉमन क्या है, F बटे क्या है E, कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, L1 बटे प्लस प्लस L3 बटे A3 प्लस L4 बटे, डेल्टा L निकल आई नहीं निकल आई, है ना। ओके, यदि प्रतिबल निकालना है आपने
क्या निकालना है? प्रतिबल। तो देखो यहां से आओ जरा, यहां से आइए। यहां से प्रतिबल बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर डेल्टा L इंटू ई बटे, हो जाएगा कि नहीं? तो प्रतिबल जो है, किसी भी एक भाग में अगर प्रतिबल निकालना है आपने, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। कौन सा? काट का क्षेत्रफल। तो मुझे इसमें प्रतिबल निकालना इस वाले एरिया में। सो दैट मींस लेट अस से इट इज P1। क्या? P1। सो P1 इज इक्वल टू F अपॉन A1, है ना? ऐसे ही P2 इज इक्वल टू F अपॉन A2, P3 इज इक्वल टू F अपॉन A3, P4 इज इक्वल टू F अपॉन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने योग्य है, यहाँ पे जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो भाग दे रहा है ना? एरिया क्रॉस सेक्शन भाग ही तो दे रहा है प्रतिबल के लिए। काय में भाग दे रहा है? बल में। तो बल हो गया न्यूमरेटर और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? डिनोमिनेटर, है ना? तो ये बताओ, अगर ये डिनोमिनेटर ज्यादा है तो उसका जो फल आएगा वो ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि ये भाग दे रहा है। तो किसी संख्या में ज्यादा का भाग दोगे तो आंसर कम आएगा, और कम का भाग दोगे तो इसका मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो वहां प्रतिबल कम उत्पन्न होगा। भाई अलग अलग उत्पन्न हो रहा है ना, इसमें अलग उत्पन्न हो रहा है, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग। क्यों? क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन सबके सेम नहीं है। बल तो सेम लग रहा है लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन सबके अलग अलग है, तो इसके लिए इसमें प्रतिबल भी अलग अलग ही उत्पन्न होंगे। जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा है, लेट अस से दिए यहाँ दिखने में लग रहा है कि इसका सबसे ज्यादा एरिया क्रॉस, तो इसमें सबसे कम प्रतिबल उत्पन्न होगा, और सबसे कम इसका लग रहा है D3 वाले। तो सबसे ज्यादा प्रतिबल किसमें उत्पन्न होगा? ये सवालों में भी पूछेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा और मिनिमम डेवलप कौन सी एरिया में डेवलप होगा। ओके, तो ये बात आपने एक कॉमन सेंस, जो सेंस यहाँ से हम जगाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा होगा उसका उसमें जो है प्रतिबल कम उत्पन्न होगा, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे कम होगा उसमें प्रतिबल सबसे ज्यादा उत्पन्न होगा। ओके, तो ये समझ आ गया, निकाल लेंगे अभी। सो you know the topic was stress and strain in stepped bar। stepped bar, अगर स्टेप बार है, विभिन्न काट का कोई बार है, तो उसमें आप स्ट्रेस कैसे निकालोगे, विकृति कैसे निकालोगे। तो देखो विकृति के लिए तो आपने देखो टोटल विकृति तो यहाँ निकल आई ना, टोटल लंबाई में परिवर्तन निकल आया। ओके, और वो विकृति पूछ लेगा तो कैसे बोलेंगे? E इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। व्हाट इज L? L इज द टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, और डेल्टा L यहाँ से निकल आई। ठीक है, ऑन है ना वीडियो? अब ऑफ। ओके, हो गया। जैसे कोई टेपर्ड बार है, टेपर, ठीक है, टेपर। टेपर का मतलब ये है तो कोई चीज है तो सिलेंड्रिकल है, लेकिन उसके एक इंच में तो डायमीटर ज्यादा है और एक पे कम है। तो यहाँ देखो डायमीटर ज्यादा है, उसका कट सेक्शन लगा है, कट सेक्शन बनाया मैंने। यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है और यहाँ पे कम है। लेट अस से जो ज्यादा है दैट इज D1, और जो कम है लेट अस से दैट इज D2। और इसमें बल कुछ ऐसा लग रहा है, देखो इधर को F लग रहा है, इधर को भी F लग रहा है ना? तो इसमें प्रतिबल उत्पन्न होगा और विकृति भी उत्पन्न होगी। तो इसमें कितनी विकृति उत्पन्न होगी? सो दैट विकृति के निकालने के लिए डेल्टा L इज इक्वल टू 4 इंटू F इंटू L। L इज द टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बटे पाई इंटू कैपिटल E। कैपिटल E क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक इसका, कौन से मटेरियल का बना है, कैपिटल E कितना है, इंटू D1 इंटू D2, मतलब D1 इंटू ये डेल्टा L निकल आएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से डेल्टा L निकल आएगा। जब ये डेल्टा L निकल आएगा तो स्मॉल e निकाल लेंगे आप। विकृति बराबर क्या होता है? डेल्टा L बटे ये होता है, स्मॉल e निकल आएंगे। और यहाँ से बताए थे
यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल निकालना है तो प्रतिबल P बराबर कैपिटल E इंटू स्मॉल एल ई, इट इज स्मॉल ई, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल ई कहाँ से निकला? ये डेल्टा एल निकले आया ना, तो इस डेल्टा एल को यहाँ डालेंगे बटे इसकी लंबाई, स्मॉल ई निकले आएगा। राइट ऑन स्मॉल ई लाइक दिस, स्मॉल ई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेपर्ड बार का। टेपर्ड बार में आप विकृति कैसे निकालोगे और प्रतिबल कैसे निकालोगे।